साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 7 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। ठीक है, तो जब 7 नवंबर 2025 की चर्चा करते हैं तो जो पहली घटना है आज की जो चर्चा में आई है उसमें से हमको निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताना अनिवार्य कर दिया है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शीर्ष अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण को इस फैसले से मजबूती प्रदान की है। और तीसरा स्टेटमेंट है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से 2 घंटे पहले गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त रूप में गिरफ्तार किया गया है तो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का कारण जो है लिखित रूप से बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण को मजबूती मिलती है। बिल्कुल सही है। ये भाग 3 का जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा जो की गई है उसको मजबूती मिलती है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है। तो उसी के तहत ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसके विषय में और डिटेल में हम जान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि न्यायाधीश कौन कौन से थे जिन्होंने ये फैसला दिया। तो BR गवई थे जो हमारे CJI हैं इस समय, और अगस्टीन जॉर्ज मसीह हैं। वह जुलाई 2024 में हुए बहुचर्चित मुंबई BMW हिट एंड रन मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार बताने की आवश्यकता महज एक औपचारिकता नहीं है, यह अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है जिसे संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है, कोर्ट का कहना है कि यह केवल व्यवहारिक भर नहीं है बल्कि इसका केवल ये औपचारिक नहीं है बल्कि इसका व्यवहारिक पालन भी किया जाना चाहिए। अगर इसका व्यवहारिक पालन नहीं किया जाएगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। यह मामला मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र सरकार से संबंधित था। यानी कि जो हिट एंड रन केस है BMW का, वो मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार से संबंधित मामला है। उसी के रेफरेंस में ये 52 पृष्ठों का फैसला आया है। अगला करंट अफेयर्स आज का है कि हाल ही में 12वें SBI बैंकिंग इकोनॉमिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 12वें SBI बैंकिंग इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। और इस सम्मेलन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संबोधित किया गया है। और निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने DBT के माध्यम से 4 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। कितने की? 4 लाख करोड़ से अधिक की। और पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। कितने लोगों को? 25 करोड़ लोगों को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। वित्त मंत्री के अनुसार इंटरनेट की लागत आज कम होकर 10 रुपये प्रति GB पर आ गई है। पहले कितनी हुआ करती थी? 2014 में 300 रुपये प्रति GB। ठीक है, तो वित्त मंत्री के अनुसार पहले जो लागत हुआ करती थी इंटरनेट की वो 300 रुपये प्रति GB हुआ करती थी और अब कितनी हो गई है? अब ये मात्र 10 रुपये प्रति GB रह गई है। 10 रुपये प्रति GB। अगला घटनाक्रम जो हमारा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा, ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में विधिक सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो दो घटनाएं यहाँ एक साथ दी गई हैं। पहला, वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे 8 नवंबर को यानी कल। और दूसरी घटना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है विधिक सहायता वितरण तंत्र सशक्त बनाने पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। और जो वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी वो बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली, एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्ग पर चलेंगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश में तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो तूफान कालमेगी आया है फिलीपींस में। तो फिलीपींस में कालमेगी आया, तो फिलीपींस में कई लोगों की मृत्यु के बाद इस तूफान के कारण जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, ठीक, आपातकाल की। और अभी मेलिसा तूफान कहाँ आया था? कैरिबियाई देशों में आया था, जमैका में, और किस देश में आया था आप हमको कमेंट करके बताइएगा। भारत ने वहाँ आपदा राहत सहायता भी भेजी है, ठीक है, कैरिबियाई देशों में आपदा राहत सहायता। और कितने टन की ये आपदा राहत सहायता भारत ने भेजी है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अभी कल यानी 7 नवंबर के ही करंट में इसकी चर्चा की गई थी। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं, उनके द्वारा एक घोषणा की गई है। इस तूफान के कारण देश में कम से कम 241 लोगों की मृत्यु हो गई। कितने लोगों की? 241। अगला घटनाक्रम है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ गीत होगा। इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया जाएगा। बिल्कुल सही है। वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। ये भी एकदम सही है। और ये जो वंदे मातरम कार्यक्रम होगा ये 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, ठीक है, यानी 1 साल तक। तो वंदे मातरम कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया क्योंकि इसी दिन वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। वंदे मातरम गीत की रचना इसी दिन की गई थी, ठीक है, 7 नवंबर को ही। तो प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया और इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा या किया गया। और 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही हो जाते हैं। 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब? पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम में। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान नाद एकम रूपम अनेकम नाम से वायलिन वादक डॉक्टर मंजूनाथ मैसूर की ओर से संचालित लगभग 75 संगीतकारों के साथ प्रस्तुति भी दी जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर मंजूनाथ मैसूर की अध्यक्षता में। नाद एकम रूप अनेकम नाम से वायलिन वादन की प्रस्तुति दी जाएगी। और वंदे मातरम के 150 वर्ष के इतिहास पर एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा उनके विभाग और कार्यालय 7 नवंबर को अपने कार्यालय परिसर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन भी करेंगे, ठीक। वर्ष 2026 में होने वाले T20 विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह फाइनल मैच खेला जाएगा, ठीक है, जो T20 विश्व कप का फाइनल होगा। और T20 विश्व कप 2026 का जो फाइनल होगा
वो भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी भाग लेगा। तो पाकिस्तान की टीम ना तो भारत का दौरा करेगी और ना भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। तो इस वजह से श्रीलंका को भी शाह मेज़बान बनाया गया है। और अगर पाकिस्तान फाइनल में प्रवेश करता है इस मैच में या इस टूर्नामेंट में, तो फाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में प्रवेश नहीं करता है तो यह मैच भारत के अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जानकारी है। यानी कि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा। और बीसीसीआई ने अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को स्थान के रूप में चुना है। फाइनल अहमदाबाद में होगा। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण करंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में 10-11 नवंबर को शहरी सहकारी बैंकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। को-आप कुंभ इसको नाम दिया गया, को-आप कुंभ। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के सहकारी बैंकों के 1200 से अधिक जो है अधिकारी भाग भी ले रहे हैं। इसमें दिल्ली घोषणा पत्र 2025 जारी किया जाएगा, जो सहकारिता क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों का रोड मैप भी तय करेगा। ठीक है, सहकारिता क्षेत्रों के लिए अगले 5 वर्षों का रोड मैप भी इससे तय किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है। तो छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह के दौरान ही छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। इस डिजिटल संग्रहालय में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय इसको नाम दिया गया है। इसका निर्माण डिजिटल पत्तियों के माध्यम से और 14 जनजातीय विद्रोहों का चित्रण करते हुए किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता जमींदार राम साई सिंह ने वर्ष 2018-19 में ब्रिटिश और भोसले शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने? राम साई सिंह इनका नाम था, इनके पिता का, शहीद वीर नारायण के। ठीक है, तो वीर नारायण एवं राम साई सिंह ने जो है विद्रोह किया था। अगला प्रश्न आज का है कि भारतीय हॉकी के गौरवशाली 100 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे राष्ट्रव्यापी समारोह के दौरान कुल कितने जिलों में 1400 से अधिक मैच खेले जाएंगे? तो ये लगभग 550 जिलों में खेले जाएंगे। ठीक है, लगभग 550 जिलों में। और इसका मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न जो है 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के साइबर धोखाधड़ी केंद्रों में काम कर रहे 26 महिलाओं सहित 270 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड से लाया गया है? तो ये म्यांमार के साइबर धोखाधड़ी केंद्र में ये लोग काम कर रहे थे। मतलब यहाँ से नौकरी का झांसा दे करके इनको ले जाया गया था और ये साइबर क्राइम के शिकार हो गए। तो ये लोग म्यांमार से भागकर थाईलैंड की सीमा में आ गए थे और थाईलैंड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो थाईलैंड से भारत सरकार और थाईलैंड सरकार के आपसी समन्वय के द्वारा इनको भारत लाया गया है। ठीक है, थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने पर अपार्जन कानून के उल्लंघन पर हिरासत में ले लिया था। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो विदेश में नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की साख और भर्ती एजेंटों
और कंपनियों की जांच कर ले। सही बात है कि जब भी किसी विदेशी कंपनी में जॉब के लिए, नौकरी के लिए अपने आप को नॉमिनेट करिए तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो कंपनी फ्रॉड नहीं है, ठीक है, वो कंपनी वैध है। जो उसके वैध तरीके हैं अप्लाई करने के, आवेदन करने के, और भारत सरकार के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हुए ही विदेशों में नौकरी करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के यानी 7 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आप ये वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल 8 नवंबर का करंट अफेयर्स लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।